अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाजरीन, मेरे आज के जो मेहमान हैं वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनका जो शोबा है वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और साथ में ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी है। लेकिन वो अपनी इस फील्ड के अलावा बहुत सी चीज़ों की वजह से जाने जाते हैं। वो ख़ुद को इन्फ्लुएंसर कहते हैं और यूट्यूब पे, टिकटॉक पे और दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हर तरह की वीडियोस बनाते हैं। उनकी वीडियोस के अंदर आपको खानों के ऊपर वीडियोस, ट्रैवलॉग्स, जंगों, मुल्कों, सकाफ़तों के ऊपर वीडियोस, सब कुछ देखने को मिलेगा सिवाय उनकी अपनी फील्ड के। मेरे साथ मौजूद हैं दूसरी दफ़ा डॉक्टर अफ़ान कैसर। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो अगेन। और एक दफ़ा फिर घूम घाम के आप मेरे शो पे आ ही गए। अली ख़ान साहब, आपको याद होगा, आपको शुरू में मैंने कहा था पिछली दफ़ा कि आपकी तरबियत नहीं ठीक हुई, और वाकई आपने साबित कर दिया कि आपकी तरबियत ठीक नहीं है। कैसे? आपने फिर सलाम नहीं लिया। मैं अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम भी आपको सलाम करना भूल गया था और इस दफ़ा भी मैं आपको सलाम करना भूल गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? खाना याद रहता है या वो भी भूल जाते हैं? मैं डॉक्टर साहब टाइम पे खाना खा लेता हूँ, लेकिन मैं माजरत कर चुका हूँ। आप मुझे इस बात पे जलील ना ही करें तो बेहतर होगा। देखिए, अभी मैंने जलील आपको किया नहीं, और मैं होता कौन हूँ आपको जलील करने वाला। इस चीज़ में आप खुद कफ़ील हैं, मुझे कोई ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप मेरे शो पे आए हैं, मेरे मेहमान हैं, मैं आपकी तमाम तल्ख बातें बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आपको भी मेरे कुछ तंदो तल्ख सवालात का जवाब देना पड़ेगा। अली ख़ान साहब, यही तल्ख बातें जो आज इस जेनज़ी को या इन लोगों को जो मेरे सोशल मीडिया पे मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, सीखते हैं, उनको तल्ख तो लगती हैं, लेकिन यही बातें आज से 50 साल बाद, 40 साल बाद उनको याद आएंगी कि हाँ, कोई लड़का था, उसने अच्छी अच्छी बातें की थी, और जो बात करता था वो बिल्कुल लॉजिक वाली बात होती थी। और जहाँ तक रही बात घूम घाम के वापस आने की, तो दुनिया गोल है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। इसी तरह जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। जैसे कि चाय गैस पर बनती है और फिर वही चाय आपके मैदे में जाके गैस का बायस बनती है। ये एग्जाम्पल है आपकी व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड की। जी बिल्कुल, कान भी बंद हैं आपके। डॉक्टर साहब, ये आप जो वीडियोस बनाते हैं, जो भी आप दिन भर करते हैं, मोटिव क्या है आपका इसके पीछे? मोटिव ख़ान साहब मेरा ये कि हमारा आटा जो है वो जो हम बनाते हैं वो गोडाउन खाली के खाली हो जाए, इतनी ऑर्डर हैं और इतना प्रेशर हो जाए ऑर्डर्स का, इतनी थोड़ पड़ जाए आटों की कि हमें जाली बनाना शुरू करना पड़े, और लोग हमें कहें कि जी आटा ख़त्म हो गया, आटा दे दें। हम कहेंगे, हम जवाब देंगे यार आटा वाकई ख़त्म हो गया। एक सेकंड, आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं, सब कुछ जो मफादे आमा में लगता है बज़ाहिर, ये आप आटा बेचने के लिए कर रहे हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। देखें, मेरी बात को आप तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान को, हर इस जी रूह जो हमारे मुल्क में जो ज़िंदा है, जो सांस ले रहा है, उसकी सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आटे वाली बात आपने खुद नहीं की। आपने नहीं कहा कि आप आटा बेचना चाहते हैं। लेकिन ख़ान साहब, आटा बेचना भी बहुत ज़रूरी है। आप मानते हैं आप आटा बेच रहे हैं? अलल ऐलान मान रहा हूँ, मैं आटा बेचता हूँ जी। अच्छा, इस तरह बुरे बुरे मुंह ना बनाएं। एक तो माशाल्लाह मुंह ही आपका इतना बड़ा है, ऊपर से आप इतने नखरे दिखा रहे हैं। हमारा आटा आपको पता है कितना अच्छा है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डलते हैं? आपके आटे में देखें, आटे में नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपका कहना यह है कि आपके आटे के अंदर फाइबर्स भी हैं, फाइबर्स भी हैं, वाइटामिन्स भी हैं, और इसमें एक नई चीज़ खुद ही ऐड हो जाएगी आफ्टर 20 ईयर्स। मतलब शेल्फ लाइफ जो उसकी आटे की 20 साल है, 20 साल बाद उसके अंदर प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा। ये प्रोटीन्स कैसे ऐड हो जाएंगे इसके अंदर? 20 साल तक आटा जब पड़ा रहेगा तो उसमें सुंडियाँ पैदा हो जाएंगी, और सुंडी ख़ान साहब प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। सबसे बड़ा सोर्स प्रोटीन का सुंडी है जी। डॉक्टर साहब, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर आइडियाज़। आपके जो मेडिकल साइंस के आप ये जो अमाल नामे के तौर पे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे तो आपकी बातें समझ ही नहीं आ रही। ख़ान साहब, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे कारोबार आप कर रहे हैं। कारोबार तो मैं कर रहा हूँ। एक और चीज़ है ख़ान साहब, हमारे मुआशरे में अब बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पेशेंट हैं, जिस चौथे बंदे को देखो उसको है। ये सिर्फ उसका बैड लाइफस्टाइल और जो उसकी रॉन्ग डाइट है उस वजह से है। इसका भी एक मैंने इलाज निकाला है। सबसे पहले मैं ये देखने वालों को जिन जिन
है। मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। के इस्तेमाल से नाशपाती का इलाज मुमकिन है। डॉक्टर साहब, नाशपाती के इस्तेमाल से का इलाज मुमकिन है, ये लाइन होगी। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे नहीं है। डॉक्टर साहब, आप ना मुझे होश में नहीं लग रहे। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको खुद अंदाजा नहीं है। मुझे ये बता दीजिए, आटे के ऊपर बात हो रही थी, आटे पे बात कर लेते हैं। आपका जो आटा है, इसका नाम क्या है? इस ब्रांड का, जो लोग इसे खरीदना चाहें, आटे का नाम क्या है? जी खान साहब, हमारे ब्रांड का नाम है आटा बाटा कली कलाटा। डॉक्टर साहब, ये कैसा फजूल नाम है? ये किसी ब्रांड का नाम हो कैसे सकता है? अभी तो आपने हमारी टैगलाइन नहीं सुनी। टैगलाइन? इस ब्रांड की कोई टैगलाइन भी है? क्या टैगलाइन है? टैगलाइन है कि आटा बाटा कली कलाटा, जो हमारा आटा इस्तेमाल ना करे उसकी जिंदगी में साहब, हो जाएगा बहुत बड़ा घाटा सेहत का। तो सेहत के असूलों पे मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ना ही हम करेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आगे जाके आप देखेंगे कि मैं इस कौम को, जो हमारे देखने वाले हैं, इनको हम हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक चीज़ें देंगे। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह की आपने टैगलाइन बताई है ना, मुझे ऐसे लगा जैसे अभी प्रोग्राम बंद करवाएंगे आप। 1 मिनट खान साहब, ऑपरेशन थिएटर से कॉल आ रही है। जी जी जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, आप बेफिक्र हों, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप ड्रिप लगा दें, उन्हें ड्रिप लगा दें, गाल पे यूँ थपथपी करें जी, होश में आ जाएंगे। हाँ हाँ, सेप्रामूना भी दे दें, लेकिन थूना थूना देना जी। हाँ ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये मामलात भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि काम जो है वो, मैं मल्टी फंक्शनल इंसान हूँ, तो ये मामलात भी आते हैं बीच में। मैं समझता हूँ आप मल्टी फंक्शनल हैं, लेकिन ये आपके हॉस्पिटल या ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर की कॉल थी? नहीं, डॉक्टर की नहीं, पेशेंट की कॉल थी जी। पेशेंट की? क्या कह रहे थे? ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर बेहोश हो गए। तो ये आम चीज़ें, ये होता रहता है क्योंकि काम का हिस्सा है। आपने पेशेंट को गाइड किया कि डॉक्टर को कैसे होश में लाना है? जी, क्योंकि हम इंसान हैं, देखें ना, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर खान साहब हम एक दूसरे की हेल्प ना करेंगे तो फिर अमरीकी तो नहीं करेगा। हम एक दूसरे का फेस देखेंगे सिर्फ, वी आर हेल्पलेस अगर हम नहीं करते आगे बढ़ के। डॉक्टर साहब, आपका जो हॉस्पिटल है वो एक खास जगह पे है जिसे लिवर टावर कहते हैं। जी, ये लिवर टावर नाम रखने का ख्याल कैसे आया? लिवर टावर मेरे चचा ने सजेस्ट किया था नाम, कि बेटा आप ये नाम रखो, क्योंकि हेपेटोलॉजी मेरा शोबा है। अमराजे जो जिगर होते हैं, हाँ, आप उसके डॉक्टर हैं, तो उन्होंने लिवर टावर सजेस्ट किया। हाँ, और फिर बाद में मेरे चचा ने कंधे पे हाथ रख के कहा, बेटा शुक्र करो तुमने यूरोलॉजी नहीं पढ़ी, वरना टावर का नाम बहुत अजीब लगता। डॉक्टर साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें होती हैं। मैंने आपसे सिर्फ वजह तस्मिया पूछी थी। आपके माशरे में खान साहब यही बातें हो रही हैं, और इसी तरह का, और इसी के खिलाफ मैं जहाद कर रहा हूँ, इसी के खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूँ। और मैं जहाँ भी कोई ऐसा काम होगा, कोई भी ज्यादती हो रही है या कोई मिलावट हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है, मेरा काम है उस हाथ को रोकना, अच्छा, उस पर बात करना। देखिए, हम अगर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई अमरीकी तो नहीं करेगा, या अफ्रीकी तो आके नहीं करेगा। हर बात में बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा फर्जुल ऐन बनता है कि हम हर बुरी बात को निगेट करें। डॉक्टर साहब, आप हर बात में अमरीकी क्यों ले आते हैं? हर बात में आप मुझे ये कह रहे हैं कोई अमरीकी तो नहीं करेगा, कोई अमरीकी तो नहीं करेगा, क्यों कह रहे हैं आप? दरअसल मैंने खान साहब अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आ नहीं रहा, काफ़ी टाइम हो गया, इसीलिए मेरे जहन पे सवाल है। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल पूछता हूँ जो काम का है। आप जिहाद की बात करते हैं, आप अभी पिछले दिनों सिस्टरोलॉजी के पीछे पड़े हुए थे, क्या आपकी उनके साथ? एक मिनट खान साहब, फिर ऑपरेशन थिएटर से कॉल आ रही है। सर, मेरा सवाल हाथ में रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हो, चले कोई बात नहीं, इस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में नहीं है जी, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है जी। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें जी, ख्याल रखें। उम्मीद है उसी मरीज की कॉल होगी। जी, उसी मरीज़ की कॉल थी, और बता रहा था डॉक्टर गुजर गया जी। डॉक्टर मर गया? नहीं, मर नहीं गया, रश चूँकि ज़्यादा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर उसके सामने से गुजरे, उसने आवाज़ें भी दी, और वो कह रहे आवाज़ें तुझे इतनी दी कि मेरा गला बैठ गया, तेरा जाना मेरे जहन में क्या बैठ गया। सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था इस कॉल से पहले, सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर आपकी जो तनकीद है, वो क्या आपके ये डिजिटल जहाद का एक हिस्सा है,
या आपके मोटिव्स उसमें कुछ और थे? देखिए, ये सब्जेक्ट मेरे लिए अछूता भी नहीं कह सकता, नया भी नहीं कह सकता। यूरोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सर सब्जेक्ट मैं मेरी नज़र में। सिस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सिस्टर यूरोलॉजी नहीं है वो, आप ये कहना चाह रहे हैं? सिस्टर यूरोलॉजी नहीं है, सिस्टरोलॉजी नाम है उस चैनल का। मैं तो 6 साल से ये चैनल फॉलो कर रहा हूँ, मुझे लगा ये सारी डॉक्टर्स हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि इतना जब आप कंटेंट बना रहे होते हैं तो आपके जहन से बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, ये आप तरबूज वाली हरकत एक बार फिर से कर रहे हैं। तरबूज का नाम ना लें प्लीज़, ये मेरी छेड़ है। आपने अपनी छेड़ खुद बनाई ना। आपने बगैर रिसर्च के पूरे मुल्क के जितने भी तरबूज फरोश थे उनको सड़कों पे ले आए आप। सबसे पहली बात तो ये, सड़कों पे मैं उनको नहीं लाता, वो खुद सड़क पे आके फ़रोख्त करते हैं, और घर में बैठ के वो बेच नहीं सकते। और घर में वो आवाज़ें लगाएं लाल है भाई लाल है, किसी का बाप नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि किसी के घर में बग़ैर इजाज़त घुसना जुर्म है। और बेचने को तो खैर घरों में भी बेच सकते हैं तरबूज, लेकिन आवाज़ें जो आएंगी बाहर वालों को बड़ी ऑकवर्ड लगेंगी, जी लाल है भाई लाल है, लाल है भाई लाल है। क्योंकि घर घर होता है, बाजार बाजार होता है। आप आटा खा लें थोड़ा सा। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है। आप एक और कहानी के मरकजी किरदार रहे हैं, और वो कहानी है चौधरी सरफराज की। आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है यूट्यूबर्स की जानिब से कि आपने चौधरी सरफराज को उनके नाम दिए कि वो उन्हें उठाएं और उनसे पैसे बटोरें। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? देखें, सबसे पहले तो खान साहब, बेल जो है सबसे ज़बरदस्त जो होती है मेरी नज़र में, वो मनी प्लांट की बेल होती है। उससे बेस्ट बेल मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। और चौधरी सरफराज साहब का भी यही मानना था कि ये बहुत अच्छी बेल है, ये मनी प्लांट की जो बेल जी जी, तो हमारी फेवरेट बेल है ये। दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रहे हैं चौधरी सरफराज साहब ने, देखिए उन्होंने खुद उठाया, और वो मुझे कहते थे यार मैं यूथ को उठाना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ इनके लिए। तो मैंने तो सिर्फ उनको उनकी हेल्प की है इस चीज़ में। मैंने जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर थे, मैंने उनको नाम दिए थे उनके कि ये यूथ है, इनमें बड़ा पोटेंशियल है, आप इन यूथ को उठाएं। इससे ज़्यादा तो मैंने और कुछ नहीं किया। डकी भाई, ये नानी वाला, डकी भाई और रजब भट्ट और इस तरह के जो थे किरदार। डॉक्टर साहब, आपको अंदाजा है कि मैं कौन से उठाने की बात कर रहा हूँ? आपने उनको अबडक्ट करवाया है, मैं ये बात कर रहा हूँ। अपलिफ्टिंग की आपने बात की ना, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए अपलिफ्टिंग के किए, तो वो अपलिफ्टिंग के लिए उठाया मतलब था, तो अपलिफ्टिंग के लिए था। तो मैंने कहा जी ये नाम है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप इनको उठा लें। ये यूथ के इन्फ्लुएंसर हैं और यूथ पे बड़ा इनका असर व रसूख है, और यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद इनको फॉलो करती है, और मुझे भी करती है, ऐसा नहीं है। मैंने तो उनको इवन ये भी कहा था आप मुझे भी उठा सकते हैं। एक मिनट खान साहब, फिर आ रहा है ऑपरेशन थिएटर से कॉल। मैं आपकी कॉलों से बड़ा तंग हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ओहो, अच्छा आप एक काम करें, वॉमिट करवाएं इन्हें, वॉमिट करवाएं। हाँ, ये उंगली जो है वो, हाँ कव्वे के ऊपर उंगली मारें। नहीं, छत पे कहाँ कव्वे को उंगली करने चले गए आप? इधर गले में जो कव्वा होता है ना, ये, हाँ ये यार जिसने खाना खाया है उसके कव्वे को छेड़ें यूं करके। हाँ, गले में एक ऊपर कव्वा होगा, हाँ वही कव्वा। बस अगर ये वॉमिट कर देता है तो ख़तरे से बाहर हो जाएगा मामला। ओके, मैं इंटरव्यू में हूँ जी, उसके बाद व्लॉग करना है मैंने, उसके बाद मैंने आटे की प्रमोशन करनी है, तो प्लीज़ मुझे कोई 1.5 हफ्ते तक आपने डिस्टर्ब नहीं करना। सॉरी, क्योंकि ये काम भी देखने पड़ते हैं, ज़रूरी हैं। अब क्या प्रॉब्लम था? क्या मरीज़ के साथ क्या इशू था? मरीज़ के साथ नहीं था, डॉक्टर के साथ था जी। डॉक्टर के साथ क्या इशू था? डॉक्टर ने मरीज़ का खाना खा लिया था। ये कॉल डॉक्टर की थी? मरीज़ की थी। जिस मरीज का खाना खाया था जी, और आप उसे बता रहे थे कि अपना खाना कैसे निकाले? कैसे निकालते हैं। एक्चुअली मरीज ने खाना खाना था ना, तो डॉक्टर ने खा लिया उसका खाना। आपके डॉक्टर्स मरीजों का खाना खा जाते हैं? मेरे डॉक्टर का मैदा नहीं है, मेरे डॉक्टर का मुंह नहीं है, मेरे डॉक्टर क्या न्यूट्रिएंट्स का लेने का जो है वो हक नहीं रखते। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो पहले चेक करते हैं मरीज का खाना खा के कि यार हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक है भी या नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आप हर चीज़ के ऊपर वीडियो क्यों बनाते हैं? आप एक डॉक्टर हैं,
आपको मेडिसिन के ऊपर बात करनी चाहिए, आपको लोगों की सेहत के ऊपर बात करनी चाहिए, आप जंगों पे वीडियोस बना रहे हैं, आप शख्सियात पे वीडियोस बना रहे हैं, आप ऑयल रिजर्व्स के ऊपर व्लॉग्स कर रहे हैं, आप अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकते? मैं तो खान साहब यकीन जाने कि दुनिया में हर चीज़ पे वीडियो बनाऊं, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। मुझे आपकी भाभी का अगर डर ना होना तो मैं नौरा फतेही पे भी एक वीडियो बना दूं। और इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न वीडियो बनाने का क्या है भला? क्या वो रीज़न ये है कि मेरे मोबाइल में कैमरा है। नहीं डॉक्टर साहब, ये क्या बेहुदा रीज़न है? मतलब आपके मोबाइल के अंदर कैमरा है तो उससे वीडियोस रोज बनाएंगे आप। आपके मोबाइल के अंदर तो 15 का नंबर भी सेव होगा इमरजेंसी नंबर के तौर पे, आप रोजाना कॉल करेंगे उसके ऊपर। ये आपको कैसे पता? मतलब आई नेवर न्यू। आप कॉल्स करते हैं 15 पे? बारहा की है, क्योंकि हमारे मुल्क का ये एक वो है, असासा है। आप 15 पे कॉल करके क्या कहते हैं? मैं जब बोर होता हूँ खान साहब तो मैं 15 पे कॉल अक्सर करता हूँ, थोड़ी सी तफरी करने के लिए। जैसे बच्चा बन गया, फेक कॉल कर दी, जैसे हेलो, हमने तुम्हें अगवा कर लिया है और जितने पैसे मैं बता रहा हूँ उतने पैसे ले आना, और ख़बरदार अगर पुलिस को बताने की कोशिश की। तो ये होता है। और जब आप ऐसी कॉल्स करते हैं उसके बाद क्या होता है? फिर वो 3-4 दफ़ा मुझे ट्रेस करके लेके गए। डॉक्टर साहब, मेरा स्टिल सवाल वही है कि हर चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी है? आपका इल्म डॉक्टरी का है, आप कोई वॉर स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, आप कोई जियो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर नहीं है। आप हर चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो कंटेंट का जो लेवल है वो गिर जाएगा। आप ऐसा क्यों करते हैं? हाँ साहब, देखिए मेरी नज़र में मैं इसलिए बनाता हूँ वीडियोज़ के, अगर मैं नहीं बनाऊँगा तो कोई और बना देगा। और मेरी अप्रोच और सोच ये है कि मुँह बड़ा होना चाहिए, बात चाहे छोटी हो। आपकी ये सोच है? और अगर बड़े मुंह और छोटी बात की जाए तो माशाल्लाह आप इसमें खुद कफील हैं, सबसे बड़ा नमूना आप हैं। चले मैं आपके साथ एक स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ऑयल के रिज़र्व कहाँ पे हैं? पिछली दफ़ा आपको मैंने बताया था कि ईरान दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे पाकिस्तानी समोसा है जिसके अंदर तेल की रिसोर्सेज होते हैं। जी बिल्कुल, आप इस तरह के। लेकिन मैंने अभी दिन रात अनथक रिसर्च करने के बाद और हॉस्पिटल से 6 साल छुट्टी करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जो मेरी रिसर्च मुझे बता रही है वो ये कि रमज़ान में हर पाकिस्तानी किचन के अंदर, घर में इतना तेल पाया जाता है, और अगर पाकिस्तान के तेल को एक तरफ कर दिया जाए तो पूरी दुनिया का 1/4 तेल बचता है। इतना वाफिर तेल होता है। ये रमज़ान के महीने की ये रमज़ान में होती है। अब मुझे याद पड़ता है इस रमज़ान मैंने खुद 50 कनस्तर लिए थे कम से कम। 50 कनस्तर? डॉक्टर साहब, आप अपने किचन में इतना तेल इस्तेमाल करते हैं और लोगों को आप नसीहतें करते हैं? नहीं, इस्तेमाल नहीं करता, मैंने बेचने के लिए लिए थे होल सेल से। एक डब्बे पे मुझे 1500 रुपये प्रॉफिट हुआ है। बात बढ़ जाएगी लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ, उस प्रॉफिट का क्या किया आपने? उससे मैंने बहुत सारा आटा खरीद लिया। डॉक्टर साहब, पता नहीं आप कहाँ की बात कहाँ लगा देते हैं, मुझे समझ नहीं आती आपकी मुझे बात। जहाँ पे जो बात मिलती है मैं उधर लगा देता हूँ, और मैं देख के लगाता हूँ, ऐਵੇਂ नहीं लगाता, हवा में बात नहीं करता। क्योंकि मेरी बात अगर आपको मैं कर रहा हूँ तो वो प्रॉपर लॉजिकल बात होगी, अनरियलिस्टिक और इलॉजिकल बात मैं नहीं करूँगा, और ना मैं इसका कायल हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक्सपेक्ट भी यही करता हूँ कि आप लॉजिकल बात करें और मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि पाकिस्तान के अंदर लोग ये जो हाई कैलोरी फूड होती है, जैसे शवारमे हो गए, बर्गर्स हो गए, फास्ट फूड की बहुतात है यहाँ पे, पराठे दिन रात खाते हैं, साथ में सालन जिनके अंदर ऑयल्स होते हैं, इस किस्म की चीज़ें खाते हैं। आपने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क घूमे हैं, आप कैसे पाकिस्तानी फूड को रेट करेंगे? देखिए खान साहब, इस हवाले से ना हम पाकिस्तानी पता नहीं क्यों पागल हैं कि हम 4-4 पराठे तुन्नी जा रहे होते हैं, ठूस रहे होते हैं, ऑयल से लिबड़े हुए सारे मामलात चल रहे होते हैं खाने पीने की या खुराक में। अब आप सिर्फ पाकिस्तानी शवरमे की शक्ल देख लें, उसके अंदर मायो तो चिकन और उसके साथ एक फ़ैट होता है, बैड फैट, जो कि चिकन में भी होता है। इवन ऊपर से हम डबल फैट यानी कि ऑयल भी डाल देते हैं, तो वो एक बॉम्ब बन जाता है आपकी सेहत को बिगाड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक है। मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, जो ओरिजिनेटेड हैं, जिन्होंने ये चीज़ें ईजाद की हैं, वहाँ पे जाके मैंने देखा है। टर्की मैं एक दफ़ा गया हुआ था तो मैंने देखा शवरमा। आपने वहाँ खाया, क्या फ़र्क उसको नहीं खाया नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, इस वजह से नहीं खा सका। फिर जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो गुस्से में मैंने यहाँ 4 शवरमे खाए जी। डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, आप अगर टर्की गए और आपने वहाँ शवारमा नहीं खाया
तो आप उसे पाकिस्तानी शौरमे के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं? खान साहब, आपको पता है इस वक्त आपके हाथ में 2 शौरमे हैं, एक ऑयल वाला है और एक बहुत ज़्यादा ऑयल वाला। गिरा दिया, बदतमीज़ है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था आपकी तरबियत नहीं ठीक हुई भी। खान साहब, एक होता है फैट और एक होता है CAT फैट। CAT फैट कैसे होता है? CAT कैट होता है। जुगत और कॉमेडी को समझा नहीं जाता, सिर्फ उसको एंजॉय किया जाता। मैं थोड़ा सा मज़ाहिया भी हूँ। हाँ 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 हाँ। हाँ साहब, आपको एक बात बताऊँ, ये मैंने YouTube पे अपने बारहा बात बताई है, क्योंकि आप तो शायद मेरे YouTube देख नहीं सकते होंगे, क्योंकि आपके पास क्रेडिट नहीं होता होगा इंटरनेट का, और ना ही आपकी लाइफ में कोई आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट है। तो जो एक बिगाड़ पैदा कर रही है सोसाइटी में वो चीज़, हमारा जो पाकिस्तानी मुआशरा है उसमें चाय का बहुत इस्तेमाल है, और चाय वो जहर है जो आपको आस्ता आस्ता आपकी हड्डियों को घोलता है। और इस एक चाय की वजह से आप देखें कि मईशत को कितना नुकसान है, कितना मईशत पे बोझ है। और मैं उन लोगों की बात करूंगा जो दिन में 20-20 कप चाय पी लेते हैं। मैं मानता हूं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाय एक ऐसा तायुश है जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे मुल्कों से, और बहुत ज़्यादा कसीर मिकदार में ज़र मुबादला जो है वो बाहर चला जाता है। तो मैं सिर्फ उनकी बात करूं, जैसे हमारा एक पाकिस्तानी जो है 20-20 कप पीता है, वो अगर 20-20 कप पी रहे हैं तो आपके शो में मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया, मैं बोली जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मेरा 1 कप भी हक नहीं बनता पीने का? डॉक्टर साहब, ये यूट्यूबर्स की तरह बात को लंबा करने की आदत आपकी जा नहीं सकती? क्या आप सीधी तरह नहीं कह सकते थे कि मुझे 1 कप चाय दे दो? मतलब ये बात करने की जरूरत क्या थी? मुझे 1 घंटे से आपने इन्वॉल्व किया हुआ है इस बात के अंदर। अजीब बात है यार, चाय पिलाएं इनको। इससे देखिए, बात चाय की नहीं है, बात ये कि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है या नॉर्म्स हैं उसके, वो 8.5 मिनट का ड्यूरेशन पूरा करते हैं। तो अगर मैं ये बात नॉर्मल कह देता तो शायद मोनेटाइजेशन नहीं होती। इसी बात का मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने एक वीडियो में कहना था कि मैं आज वीडियो नहीं बनाऊँगा, उसी बात को कहते हुए मैं 8.5 मिनट ले गया, क्योंकि 8.5 मिनट तक का अगर कंटेंट आप नहीं देते तो आप एलिजिबल नहीं होते मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब की। चाय लीजिए आप, चाय आ गई आपकी। 1 मिनट इधर रुकें, आंखें दिखाएं, ये हाथ यूं करके हाथ दिखाएं। शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे हो, मांगते हो, जाओ काम करो अपना। क्योंकि देखें, इसी तरह लोग जो हैं वो इस तरफ आते हैं और इस वजह से मुल्क की बदनामी होती है। और अपने आप को जो है वो हमें बिल्कुल ही सख्त रखना चाहिए और अपने उसूलों पे पक्का रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप लोगों को ना अपने जाल में फंसा के उसके बाद इस तरह की हरकत करते हैं। अच्छे भले बंदे को वो चाय पकड़ाने आया था, आपने रोक के उसके साथ गुफ्तगू स्टार्ट की और उसके बाद फिर उसको कहा कि तुम मांगते हो। मैं आपकी इस मेहमान नवाजी पे कहता हूँ कि तोहफा है, आपने चाय मांगो, ये क्या है, कहाँ है चाय? नहीं, वैसे आप जिस तरह के डॉक्टर हैं आपकी इतनी बनती है। अच्छा, मैं डॉक्टर हूँ, कीड़ी नहीं हूँ क्या? मैं कतरों के साथ में इसको पीऊँ? आप मेरे हॉस्पिटल या ऑफिस आएँ, आप कहेंगे ये हॉस्पिटल या ऑफिस कम, ढाबा ज़्यादा। इस तरह होती है मेहमान नवाजी। शर्म की बात है बहुत। इतना बड़ा पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके पास आला से आला गेस्ट आया हुआ है, आप उसको इस तरह मिसट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप और मसाइल के ऊपर भी बात करते हैं। पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं और ये मसाइल जो हैं हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप इन मौज़ूआत पे जब बात करते हैं आपका दिल पसीजता है, दुख होता है? देखिए, मसाइल तो खान साहब बहुत अच्छे होते हैं। अभी आप ईरान की मिसाल ले लें, कितने मसाइल मारे हैं उसने। मसाइल मारे जी, और ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बात जाती हुई मैं देख रहा था, बट मैंने रिसर्च की है उसके हिसाब से अभी ये मामलात बहुत दूर हैं। और मैं तो ये कहूँगा सबको कि फैमिली मसाइल से निकल के बैलिस्टिक मिसाइल बनाएं जी। आपको पता है यूरेनियम की उसकी इनरिचमेंट जो होती है वो 90% पे आके रुक जाती है। यूरेनियम अगर उसकी रिचनेस हो ना, इनरिचनेस जो कहते हैं, अफजूदगी जो होती है, यूरेनियम का प्लूटोनियम के डेक्रेसोन के साथ मैनिसिनो हो जाता, फिर जाके वो चेन रिएक्शन करके एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनता। डॉक्टर साहब, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ये मैंने जल्दी यूट्यूब पे देखा था। और अभी तो मैंने यूरेनस के बारे में बात नहीं की। यूरेनस मेडिकल में एक टर्म होती है जिसके लिए यूज डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? यूरेनस एक प्लेनेट है, ये आप मेडिकल क्यों टर्म बना रहे हैं इसको? अच्छा, मैंने तो फिल्म में सुना है ज़्यादातर कहते हैं यूरेनस, या फिर वो गलत है मेरे ख्याल से, शायद।
रिसर्च चूँकि बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है तो इस वजह से रिसर्च मिक्स भी हो जाती है। डॉक्टर साहब बस प्लीज़ प्लीज़ और नहीं। नाज़रीन, दिस वॉज डॉक्टर अफान बीइंग डॉक्टर अफान, बिकॉज वंस अ डॉक्टर अफान ऑलवेज अ डॉक्टर अफान। आपको डॉक्टर अफान की हमारे शो पे आमद कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।